जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कम्युनिटी क्लास से शैलेंद्र श्रीवास्तव। आज हमारी सामान्य अध्ययन की यह चौथी क्लास है। आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, भारतीय राज्य व्यवस्था के तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न लेके आए हैं। यह क्लास हमारे सभी परीक्षाओं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, सभी के लिए लाभप्रद है। आप प्रश्न देख के ही इसका आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है और किस तरीके से हमारी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद है। चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। इसका आंसर होगा सी। पहले का सी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 73% था और 2001 और 2011 के बीच का अंतर, ये 2001 की जनगणना का है साक्षरता प्रतिशत। इसके बीच का अंतर 8.16% था। माने ये 64.86% से बढ़ के 2011 में 73% हो गया था। 64.6% महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत था। महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत है। 80.9% पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता का परसेंट हमारा केरला में है। केरला। दूसरे नंबर पे हमारा आता है मिजोरम और तीसरे नंबर पे आता है हमारा गोवा। और सबसे कम साक्षरता परसेंट हमारा बिहार का है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं तो केंद्र प्रदेश शासनों में सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत लक्षद्वीप का है और सबसे कम ये अधिक वाला है और सबसे कम है दादर नागर हवेली का है। दादर नागर हवेली का है। दोस्तों, साक्षरता प्रश्न से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपके हल हो गए हैं। इसमें महिलाओं प्लस पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत संबंधित क्वेश्चन चौथी क्लास में हम डाल देंगे। अब आपका अगली क्वेश्चन में हम चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए, अनेक प्रकार की समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है। यह कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। इसका अब 2 का विकल्प डी सही है हमारा। यह एक ऐसा समुद्री सेंचुरी है जिसकी सीमाओं के अंतर्गत आपको प्रवाल भित्तियाँ भी मिल जाएगी, मोलस्का के रहने का डॉल्फिन भी मिल जाएगी, कछुए भी मिल जाएंगे और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी भी मिल जाएंगे कच्छ की खाड़ी। सुंदरवन हमारा पश्चिम बंगाल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का झील जो है खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु जो कन्याकुमारी के पास है। अब तीसरे प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कौन सा विकल्प गलत है। आप विकल्प ए में दिया है कोल्लामलई तमिलनाडु, ये आंसर सही है। और विकल्प बी में दिया है गारो की पहाड़ियाँ मेघालय, ये भी सही है। डालमा की पहाड़ियाँ यह केरला में नहीं है, यह हमारा झारखंड प्रदेश राज्य में है।
और महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, ये भी सही है। हमारा तीसरा का सी जो विकल्प है वो गलत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐशबाग स्टेडियम हमारा है भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल। डायमंड हार्बर कोलकाता में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। और ब्रेबर्न स्टेडियम जो है मुंबई में है। इसमें हमारा आंसर ए होगा, विकल्प चौथे का ए सही है हमारा। माने ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, डायमंड हार्बर कोलकाता में है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है और ब्रेबर्न स्टेडियम हमारा मुंबई में है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा चुन लिया गया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है आंशिक रूप से लागू हुआ था। संविधान के कुछ ही अंश भारत में लागू हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया, पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। और 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से संविधान हमारी लागू हुई थी और पूर्ण रूप से संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी उत्पादन घटते क्रम माने देशों का क्रम सही बताना है। इसमें पहले वियतनाम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कोलंबिया दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन आयोगों द्वारा बहुत पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को रखता है। ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्वेश्चन रखा गया है। पहले हमारा सबसे ज़्यादा काफ़ी उत्पादन ब्राज़ील करता है, दूसरे नंबर पे वियतनाम है, तीसरे नंबर पे हमारा इंडोनेशिया है और चौथे नंबर पे कोलंबिया है। पहला हमारा कौन सा हो जाएगा? ये ब्राज़ील, दूसरा हमारा हो जाएगा वियतनाम और तीसरा हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया, चौथा हमारा हो जाएगा कोलंबिया। माने इसका आंसर हमारा 6 का ए सही होगा। माने सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है, दूसरे नंबर पे कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला वियतनाम है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, चौथे नंबर पे हमारा कोलंबिया है। अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में दिया है कौन सा विकल्प गलत है। इसमें ए में दिया हुआ है हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये 24 फरवरी 1949 को इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ था और लागू ये 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। माने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कब से लागू हुई थी? 1 दिसंबर 2018 को। और इसका उद्घाटन कब किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा? तो 24 फरवरी 2019 को किया गया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना ये 21 जनवरी
2015 को न करके ये 22 जनवरी है, 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। इसमें लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी परियोजना अपने देश में लाई गई हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये भी सही है, ये 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत छोटे छोटे जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की योजना लाई गई थी तथा महिलाओं को भी ऋण देके उनके सशक्तिकरण हेतु इस तरीके की योजना को बढ़ावा दिया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये 28 अगस्त 2014 को लाई गई थी। प्रधानमंत्री जन योजना के अंतर्गत जो जिनके पास खाते नहीं उनके खाते खुलवाए गए थे। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया? इसका विकल्प सी सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया। इसी के अंतर्गत भारी उद्योगों की संकल्पना ली, जैसे भिलाई परियोजना है और राउरकेला इत्यादि की स्थापना इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। भाखड़ा नागल बांध भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था। अगले क्वेश्चन है 98। दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन एक विषय है, यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का अर्थ है समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं और संघ सूची में केवल केंद्र ही कानून बनाने के लिए तत्पर रहेगा। राज्य सूची में राज्य सरकारें अपना कानून बनाती हैं, लेकिन जब आपातकाल लागू हो जाता है तो उस समय राज्य सूची से संबंधित कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है। और आर्टिकल 248 इसमें अवशिष्ट शक्तियां दिया है और अवशिष्ट शक्तियां ये जो आर्टिकल 248 है इसमें अवशिष्ट शक्तियां, इसमें केवल केंद्र ही केंद्र के अलावा इसमें कोई भी कानून राज्य या कोई भी नहीं बना सकता। इसमें केवल केंद्र को ही शक्तियां प्रदान की गई है 248 आर्टिकल के अंतर्गत। 10वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर 10 का सी सही होगा। इसमें आंतरिक शांति से खतरा जो है इसमें राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने का नहीं है। और जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है। इसके जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 को जनता सरकार द्वारा किया गया। उसमें आंतरिक अशांति के खतरे को हटाकर उसके बदले सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था। तब से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार का दायित्व है वो बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का उल्लेख है? ये इसका 11 का विकल्प ए सही होगा, आर्टिकल 355। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा का उल्लेख करती है। इस समय जो मणिपुर में आंतरिक अशांति फैली हुई है वहाँ पे आर्टिकल 355 के अंतर्गत
वहाँ पे कानून बना के वहाँ पे शांति लाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें प्रतिबद्ध हैं। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? चंपारण सत्याग्रह, राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, ये भी सही है। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, इसमें वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, इसमें गांधी जी थे। गांधी जी इन तीनों ही सत्याग्रह आंदोलनों में शामिल थे, परंतु जैसे चंपारण सत्याग्रह, इसमें गांधी जी के साथ गांधी जी ने नेतृत्व किया था, मगर राजेंद्र प्रसाद वगैरह ने वहाँ पे जा गांधी जी का साथ दिया हुआ था। जैसे अहमदाबाद मिल श्रमिक है, तो इसमें मोरारजी देसाई गांधी जी के साथ गए हुए थे। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने नेतृत्व प्रदान किया था। भारत परिषद अधिनियम 1909, ये भी सही है आपका। लॉर्ड मिंटो उस समय जब भारत परिषद अधिनियम 1919 आया था, लॉर्ड मिंटो उस समय भारतीय गवर्नर जनरल था। इसमें 12 का सी गलत होगा। चंपारण सत्याग्रह कभी कभी क्रम मिलाने के लिए आ जाता है, तो 1917 में हुआ था। और अहमदाबाद 1918 में, ये फरवरी में हुआ था, फरवरी। और खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ था। तेरहवां का निम्न युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर 13 का डी सही होगा। इसमें महादेव गोविंद रानडे के साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी दिया है। महादेव गोविंद रानडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने किया हुआ था 1889 ईस्वी में। भारतीय थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने 1889 ईस्वी में किया था। अब आगे इनमें और भी ऑप्शन देखते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय है ने ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई थी, यह 1828 ईस्वी में किया हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारत में प्रसिद्ध त्यौहार नवरोज को प्रारंभ किया था? तो बलबन ने इसको प्रारंभ किया था। 14 का ए सही है हमारा। फारसी परंपराओं को लाने का श्रेय बलबन को जाता है और बलबन ने ही नवरोज त्यौहार को प्रारंभ किया था। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? इसमें 15 का सी गलत होगा। इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था, बलबन ने नहीं किया था। इल्तुतमिश कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने, बलबन ने नहीं किया था। और जिसे इसका ऑप्शन ए है, नियामत ए खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो हाँ बलबन ने किया हुआ था। नियामत ए खुदाई का
अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। इसके अंतर्गत जो सुल्तान होता है वह पैगंबर के बाद उसका स्थान होता है। सुल्तान का न कोई संबंधी होता है, न ही कोई उसके कार्यों को प्रभावित कर सकता है। नियामत खुदाई का अर्थ ये होता। और तुर्कान चिहालगरी का प्रभाव समाप्त बलवन ने किया था, ये भी सही है। तुर्कान चिहालगरी की स्थापना इल्तुतमिश ने जब सुल्तान बना था किया हुआ था। और 15 का डी है बंगाल का विद्रोह का दमन बलवन ने किया हुआ था। वह हाँ, ये भी सही है। 1279 ईस्वी में जब बंगाल का इख्तियार तुगरिल खां था, उसने विद्रोह कर दिया और मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की हुई थी। तब बलवन दिल्ली से बाहर जाके बंगाल में इसके खिलाफ विद्रोह का दमन किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? तो बलवन इसका आंसर होगा। विकल्प भी सही है। दीवान अरीज की स्थापना बलवन ने किया हुआ था। इस पर किसकी नियुक्ति की थी? इमादुल मुल्क की नियुक्ति की गई थी। इमादुल मुल्क अरीज बलवन द्वारा जो स्थापित दीवान अरीज था, उसमें नियुक्त इमादुल मुल्क की गई थी। इसमें 17 का ए सही है। 18वां क्वेश्चन, मिन्हाजुद्दीन सिराज अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में किसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान घोषित किया है? इसका 18 का वी सही होगा। नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान घोषित किया हुआ था। 19वां क्वेश्चन है, किसके सिक्कों में सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम का नाम अंकित है? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर अल मुस्तसिम का नाम अंकित है। 19 का सी सही होगा। 30वां क्वेश्चन है, बलवन ने इक़्तिदारों के भ्रष्टाचार को रोकने हेतु किस नए पदाधिकारी की नियुक्ति किया था? तो वो ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की हुई थी। दिल्ली का पहला कौन सा सुल्तान था जिसने मंगोल आक्रमण से देश की रक्षा हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाई हुई थी? तो बलवन एक ऐसा शासक था जिसने मंगोलों से रक्षा हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में किलाबंदी किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, वेद त्रयी के अंतर्गत कौन से वेद ग्रंथ नहीं आता? तो इसमें यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तो आते हैं। अथर्ववेद ऐसा वेद है जो वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों, यहीं से मेरे 25 क्वेश्चन जो लेके आए थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के, जो अब ख़त्म होते हैं। ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगले उसमें 25 क्वेश्चन 2 दिन बाद फिर लाएंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।